हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। क्लोज इनपुट आउटपुट मॉडल क्या है, ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल क्या है, सीमंस हॉकिंस कंडीशन फॉर वाइबिलिटी ऑफ सिस्टम कि सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, उन कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, सीमन हॉकिंस कंडीशंस। और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिनको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल जो है, इसमें जनरली बेसिक क्या कनेक्शन है हमारा। इन 1951 प्रोफेसर थे वेसिली डब्ल्यू लियोनटिफ, जिसने ये सिस्टम डेवलप किया था, टेक्निक ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस। बड़ा ही अच्छा सिस्टम है। इस सिस्टम में जनरली जो पार्ट है वो ये है कि कुछ इंडस्ट्रीज अगर हैं तो उनमें कोई भी हमारे पास इनपुट से जो आउटपुट होगी वो कितनी होगी, और वो जो डिमांड है, मतलब एक तो क्या होता है कि भी डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है। लेकिन ये जो मॉडल है बड़ा अच्छा मॉडल है, जिसने हमें जो रिजल्ट्स दिए इस सेंस में कि हम जो मार्केट की डिमांड है एग्जैक्टली इंडस्ट्रीज उतना ही आउटपुट दे, ना कम ना ज्यादा। तो उससे रिलेटेड हमारा जो टॉपिक बनता है, और जनरली जो इसमें कहा भी गया है, हिज मॉडल डील्स विद द प्रॉब्लम। किस टाइप की प्रॉब्लम कि सच एज व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट शुड ईच ऑफ एन इंडस्ट्रीज इन एन इकोनॉमी प्रोड्यूस। कि जो आउटपुट है, टोटल आउटपुट, वो जो इंडस्ट्रीज हैं वो टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस करेंगी, इन ऑर्डर दैट इट विल जस्ट बी सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द टोटल डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट। कि जो टोटल आउटपुट हो और जो टोटल डिमांड है वो इक्वल हो, ना कम ना ज्यादा। तो बड़ा ही अच्छा रिजल्ट है। स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल पार्ट हम देख रहे हैं, उससे हमें मीनिंग क्लियर होगा कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। लेकिन जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो मैट्रिसेस के से रिलेटेड क्वेश्चन है, इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन हमें एग्जैक्ट उसका जो मीनिंग है, क्या कहना चाहता है, वो भी पता चलना चाहिए। और जब टॉपिक करने से स्टार्टिंग में ही पता चलता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, कि डिमांड जितनी है उतनी ही सप्लाई हो, सप्लाई और डिमांड अगर सेम है तो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है, तो उससे रिलेटेड हमारा बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। क्या करें, इन दीज प्रॉब्लम्स द मेन आइडिया, वही बात कर रहे हैं जो भी कहा है, द मेन आइडिया इज दैट द इनपुट ऑफ वन इंडस्ट्री एंड आउटपुट ऑफ अनदर इंडस्ट्री। मतलब वन इंडस्ट्री की इनपुट, दूसरे की आउटपुट, दूसरे की जो आउटपुट है वो पहले वाली इंडस्ट्री की इनपुट हो सकती है, एंड वाइस वर्सा, एंड देयर रिलेशन अल्टीमेटली मस्ट लीड टू एन इक्विलिब्रियम। किसमें, वो जो इंडस्ट्रीज हैं उनका इनपुट और आउटपुट एक दूसरे का वाइस वर्सा भी हो सकता है। किसी का इनपुट है वो दूसरे का आउटपुट हो जाएगा, किसी दूसरे का जो आउटपुट है वो किसी इंडस्ट्री के लिए इनपुट हो जाएगा। वो क्या सेटअप करता है, इक्विलिब्रियम। किसमें, बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड इन द इकोनॉमी कंसिस्टिंग ऑफ एन इंडस्ट्रीज। एन इंडस्ट्रीज की जो सप्लाई एंड डिमांड वाली जो बात आती है उसको, और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जब क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होंगे। या क्या करें, इन अदर वर्ड्स क्या कह सकते हैं, द आइडिया ऑफ दिस मॉडल इज दैट, क्या है इस मॉडल का आइडिया, 3 बार रिपीट कर चुके हैं, दैट कंजम्पशन इक्वल्स प्रोडक्शन। जितनी कंजम्पशन होगी उतनी ही प्रोडक्शन हो। दैट इज ऑल दैट प्रोड्यूस्ड इज कंज्यूम्ड। जितना भी फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होगा उतना का उतना कंज्यूम होगा, आगे के लिए बचा के नहीं रखा जाएगा। बड़ा अच्छा टॉपिक है। इन प्रॉब्लम रिलेटेड टू लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल वी शैल मेक यूज ऑफ अवर नॉलेज ऑफ मैट्रिसेस। मतलब जो हमने मैट्रिसेस में पढ़ा है उसकी हेल्प से हम इनके जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। और जहां मैट्रिसेस का नाम आ गया उसी से क्लियर हो जाता है कि टॉपिक तो बिल्कुल इजी होगा ही होगा। सो इनपुट आउटपुट मॉडल जो है वो 2 टाइप्स के मॉडल होते हैं। एक कहलाता है क्लोज्ड इनपुट आउटपुट मॉडल और एक कहलाता है ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल। तो जो क्लोज्ड इनपुट आउटपुट मॉडल है, इसमें जनरली क्या कहा गया है कि द एंटायर प्रोडक्शन इज कंज्यूम्ड बाई एन इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन। मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं वही आपस में, एक की इनपुट दूसरे के लिए आउटपुट हो गई, दूसरे की आउटपुट पहले वाले के लिए इनपुट हो गई, तो वो एन इंडस्ट्रीज के बीच में ही सप्लाई एंड डिमांड वाला जो पार्ट है उससे रिलेटेड पार्ट है क्लोज्ड इनपुट आउटपुट मॉडल। लेकिन जनरली हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो हमारे होंगे ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल। ऑन ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल में क्या कहते हैं कि कुछ आउटपुट दूसरी किसी इंडस्ट्रीज के लिए इनपुट हो सकता है, लेकिन
रिमेनिंग जो पार्ट होगा वो डिमांड पे भी हमारा काम चलेगा, और उनके बीच में हमें इक्विलिब्रियम बनाना होगा। आउटपुट इनपुट मॉडल, सॉरी, ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल जो है उसमें हम क्या कहते हैं, इन दिस सम प्रोडक्शन, देखें सम प्रोडक्शन, कुछ प्रोडक्शन जो है वो कंज्यूम कर सकती हैं इंडस्ट्रीज, इसमें एंटायर प्रोडक्शन थी, क्लोज्ड वाले में एंटायर प्रोडक्शन थी, इसमें हम क्या कह रहे हैं, सम प्रोडक्शन इज कंज्यूम्ड बाई एन इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन। जो पार्टिसिपेटिंग कर रही है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए जो एन इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो एक दूसरे का कुछ आउटपुट जो है वो यूज कर सकती है। कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल चाहिए, डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, तो वो कहीं दूसरी इंडस्ट्री से कुछ उसका जो आउटपुट है, उसने जो मैन्युफैक्चर किया है उसको वो ले सकती है और उससे अपना जो प्रोडक्ट बनाना चाहती है वो बना सकती है, लेकिन सम प्रोडक्शन यूज करेगी एंड रेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज कंज्यूम्ड बाई एक्सटर्नल एजेंसीज। एक्सटर्नल एजेंसीज इन इंडस्ट्रीज के अलावा जो एक्सटर्नल एजेंसीज होंगी वो रिमेनिंग जो पार्ट होगा, रिमेनिंग जो प्रोडक्शन होगी उसको यूज करेंगी। सो इन द क्लोज्ड मॉडल जो है, वी सीक द इनकम ऑफ ईच पार्टिसिपेंट, केवल जो इनकम वगैरह की बात होती है वो ईच पार्टिसिपेंट्स की होगी जो इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन इन द ओपन मॉडल जो है हमारा, उसमें क्या कहते हैं, वी सीक द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है रिक्वायर्ड टू अचीव ए फोरकास्टेड डिमांड, जो उसमें रिक्वायरमेंट वगैरह है ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल में, वो जो हमारी फोरकास्टिंग आगे की इन फ्यूचर जो डिमांड्स हैं उनके लिए भी है। व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड टू अचीव ए करंट डिमांड इज नोन, मतलब ये नहीं कि इन फ्यूचर जो भी मन में आया किसी ने कह दिया इतना, लेकिन हमें पहले पता है कि भैया इतनी डिमांड है, तो इतनी अगर डिमांड है तो मुझे उसके लिए आउटपुट कितना देना है तो वो मुझे पता हो उसके अकॉर्डिंग। सो लेट अस कंसीडर, अब हमारा जो पार्ट स्टार्ट होता है बिल्कुल इजी क्वेश्चंस बनेंगे। लेट अस कंसीडर एन इकोनॉमिक कंसिस्टिंग ऑफ एन इंडस्ट्रीज, हम एन इंडस्ट्रीज को लेकर चल रहे हैं, एन की वैल्यू 2 3, जनरली 2 और 3 के लिए सॉल्व करेंगे, वैसे एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ईच प्रोड्यूसिंग ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड यूजिंग वन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, वन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं और हमारे पास वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस ही हमारा सिलेबस में है जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जनरली हमारे पास जो पार्ट है वो क्या है, नाउ देयर इज एन इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्रीज मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, ऑफ इंडस्ट्रीज इन द सेंस दैट वन मस्ट यूज, एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करती है, वन मस्ट यूज अदर प्रोडक्ट टू ऑपरेट, एक जो है वो दूसरे का जो प्रोडक्ट बनाया है उसको यूज कर सकती है अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। दस द आउटपुट ऑफ एनी इंडस्ट्री, जो आउटपुट होगी एनी इंडस्ट्री की, बिकम्स आइदर द इनपुट ऑफ द अनदर इंडस्ट्री, जो आउटपुट होगी किसी भी इंडस्ट्री की, जो आउटपुट होगी वो दूसरी इंडस्ट्री का इनपुट हो सकती है, एंड और द फाइनल डिमांड, फाइनल डिमांड मतलब जो फाइनल कंजप्शन होगी, मतलब जो इंडस्ट्री है उसकी जो आउटपुट है, एक इंडस्ट्री की, मान लो एक इंडस्ट्री ए है, ये बी है, इसकी जो आउटपुट है, इसकी जो आउटपुट है वो सारी की सारी आउटपुट डिमांड में नहीं जाएगी, इसकी कुछ आउटपुट बी इंडस्ट्री एज ए इनपुट यूज कर सकती है और रिमेनिंग जो आउटपुट बचेगी वो एज ए डिमांड यूज हो जाएगी। तो ऑल्सो द प्रोडक्शन ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट की फाइनल डिमांड एज वेल एज द डिमांड ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज, जो उसकी आउटपुट होती है वो दूसरी इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए भी यूज हो सकती है। तो क्वेश्चंस में जनरली हम क्या करेंगे, नाउ वी शैल डिस्कस हाउ टू डिटरमाइन द प्रोडक्शन रिक्वायर्ड, जो प्रोडक्शन होगी उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, दैट इज टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट जो होगी ऑफ द इंडस्ट्री इफ द फाइनल डिमांड चेंजेस अज्यूमिंग दैट द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डज नॉट चेंज, मतलब अगर हमारे पास डिमांड कह दी जाए इतनी डिमांड चाहिए तो हमें क्या सप्लाई से रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, उनको हम डिस्कस करेंगे। बड़े ही इजी क्वेश्चंस हैं। फॉर द सेक ऑफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कंसीडर एन इकोनॉमी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 3 इंडस्ट्रीज, हम जो मॉडल तैयार कर रहे हैं वो 3 इंडस्ट्रीज के लिए कर लेते हैं, और सेम पैटर्न में 2 की बात आएगी तो उसको 2 के लिए कर सकते हैं, 4 की बात आए, 5 की बात आए तो उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो 3 इंडस्ट्रीज के लिए हमारे पास टेबल इस फॉर्म में है। The data are tabulated in the following input-output transaction table, which is also known as transaction matrix. Transaction matrix अभी तो टेबल है, लेकिन इसको हम आगे ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए देखें क्या करें, ये आउटपुट है, ये फर्स्ट इंडस्ट्री, ये सेकंड इंडस्ट्री, ये थर्ड इंडस्ट्री, फिर फाइनल डिमांड और टोटल आउटपुट। यहाँ इंडस्ट्री इनपुट में
इंडस्ट्री 1, इंडस्ट्री 2, इंडस्ट्री 3। यहां जो हम लिख रहे हैं इसके लिए देखें, ये जो X11, X12, X13, इसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि जो ये Xij है, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 1, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये Xij है। और इसमें एक बात और ध्यान दें, जो हम यहाँ वैल्यूज लिख रहे हैं ना, ये हम ये नहीं लिख रहे कि वो कोई भी प्रोडक्ट है वो इतने केजी है या इतने लीटर है या इतने सेंटीमीटर है, क्लॉथ है तो मीटर सेंटीमीटर में है। हम सारी की सारी जो वैल्यूज लिख रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ रुपीज लिख रहे हैं। ये भी रुपीज में, क्योंकि उसकी जो आउटपुट थी वो इतने रुपीज थी, वो उसकी इतने रुपीज थी। जो डिमांड है, डिमांड में भी ये नहीं कि अगर मान लो क्लॉथ है तो ये कहते कि भी 1000 मीटर जो कपड़ा मांगा गया है उसकी कॉस्ट कितनी होगी। हम इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट यहाँ बात कर रहे हैं, ताकि सारी की सारी चीजें जो सेम इकोनॉमी में हमारा जो रुपीज वाला जो पार्ट है उस वे में हम इनको डिस्कस कर पाए। तो एक्स आई जे किसको डिनोट करता है? आउटपुट ऑफ आई पहले है और जे बाद में है। आउटपुट ऑफ आईएथ इंडस्ट्री, एक्स आई जे किसको रिप्रेजेंट करता है? आउटपुट ऑफ आईएथ इंडस्ट्री कंज्यूम्ड एज इनपुट बाय द जेएथ इंडस्ट्री। मतलब एक्स आई जे आउटपुट है, आईएथ इंडस्ट्री की आउटपुट है, जिसको कौन यूज कर रहा है एज ए इनपुट? जेएथ इंडस्ट्री। जैसे ये X11 है, ये तो वन का ही काम हो गया, दोनों पहली इंडस्ट्री की आउटपुट, पहले की इनपुट जो भी उसमें है। X12 में X12 जो वैल्यू है वो आउटपुट है। X12 आउटपुट है किसकी? फर्स्ट इंडस्ट्री की। पहले जो लिख रहे हैं आउटपुट है फर्स्ट इंडस्ट्री की, जिसको एज ए इनपुट कौन यूज कर रही है? सेकंड इंडस्ट्री। एक्स आई जे आउटपुट ऑफ आईएथ इंडस्ट्री, ये सारी की सारी आईएथ इंडस्ट्रीज की आउटपुट है। ये पहला वन ही यूज कर रहा है। X11 का मतलब अपनी इंडस्ट्री की आउटपुट को वो एज ए इनपुट यूज कर रहा है। कई बार कोई आइटम बनाते हैं तो उसमें उसको आउटपुट को भी वो एज ए इनपुट यूज कर रहा है। X12 में जो फर्स्ट इंडस्ट्री की जो आउटपुट है वो सेकंड इंडस्ट्री यूज कर रही है। X13 में फर्स्ट इंडस्ट्री की आउटपुट है जो थर्ड इंडस्ट्री यूज कर रही है, और ये डिमांड है और ये टोटल आउटपुट है। इसी वे में X21 आप देख रहे हो, X21 क्या है? आउटपुट है। X21 आउटपुट है किसकी? सेकंड इंडस्ट्री की। सेकंड इंडस्ट्री की आउटपुट है, जिसको एज ए इनपुट फर्स्ट इंडस्ट्री यूज कर रही है। X22, X23, D2, ये सारी की सारी X2 इंडस्ट्री की, सेकंड इंडस्ट्रीज की आउटपुट है। इसी वे में थर्ड इंडस्ट्रीज की ये सारी की सारी आउटपुट है, और ये टोटल आउटपुट। इसका मतलब क्या होगा कि जिसको मैं टोटल आउटपुट कह रहा हूं वो इन सब का सम होगा। भाई ये भी पहली इंडस्ट्री की आउटपुट, ये भी पहली इंडस्ट्री की आउटपुट, ये भी पहली इंडस्ट्री की आउटपुट, और जितनी डिमांड आगे दे रहा है वो भी उसकी आउटपुट, और वो टोटल आउटपुट X1 कह रहे हैं। तो इसका मतलब कैपिटल X1 जो है वो इन सब का सम होगा। क्लियर हो जाता है यहीं से, यही हम लेंगे आगे क्वेश्चंस में। आई की वैल्यू 1 2 3 लाई करेगी, जे की वैल्यू 1 2 3 लाई करेगी। और एक्स आई जे जो है, देखो यहां हमने कह भी दिया, ये एक्स आई जे जो है वो किसको डिनोट करता है? रूपी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट की रुपए में कितनी वैल्यू है? 10 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, लाख रुपए हैं, कितने रुपए हैं? तो ये जो वैल्यूज हैं यहां जो हम लिख रहे हैं ये इन टर्म्स ऑफ रुपीज है। रूपी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द आईएथ इंडस्ट्रीज कंज्यूम्ड बाय द जेएथ इंडस्ट्रीज। कंज्यूम्ड बाय जेएथ इंडस्ट्रीज मतलब जेएथ इंडस्ट्री उसको कंज्यूम कर रही है। तो डीआई आपको पता ही है, डिमांड है। अमाउंट ऑफ, अमाउंट की फॉर्म में है, अमाउंट ऑफ फाइनल डिमांड, मतलब कितनी फाइनल डिमांड चाहिए, और फाइनल कंजप्शन ऑफ द आईएथ इंडस्ट्री। आईएथ इंडस्ट्री के पास जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी कितनी डिमांड आई हुई है। एक्स आई रूपी वैल्यू, यहां भी देखो रूपी वैल्यू मेंशन करें, ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ द आईएथ इंडस्ट्री। एक्स आई, X1 पहले वाले की टोटल आउटपुट, X2 सेकंड वाले की, XI जो है वो आईएथ जो इंडस्ट्री है उसकी टोटल आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब XI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? XI1 प्लस XI2 प्लस XI3 प्लस DI। यानी I की वैल्यू 1 पुट करोगे तो X1 इज इक्वल टू X11 प्लस X12 प्लस X13 प्लस D1, X11 प्लस X12 प्लस X13 प्लस D1 इज इक्वल टू X1। X2 कहना चाहोगे तो X2, X21, X22, X23 प्लस D2, X21 प्लस X22 प्लस X23 प्लस D2 इज इक्वल टू X2। सेम वे में इन सब का जो सम है वो X3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये टोटल आउटपुट की वैल्यूज हैं। तो ये वैल्यूज हमारे पास जनरली गिवन होंगी, और इसके अकॉर्डिंग जो आगे हम क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे वो हमारा पार्ट अब सॉल्व होता है। मतलब क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन होगी और हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। उसके लिए हम क्या कह रहे हैं? वी कंसीडर द मैट्रिक्स ऑफ इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट एज, हम जो
पहले मैट्रिक्स कहते थे, ए मैट्रिक्स जैसे कहते थे ना पहले, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब ये A11 A12 है, लेकिन ये तो है ही नहीं हमारे पास, तो X11 X12 है। तो उनकी हेल्प से हम A11 A12 बनाएंगे, और उसके लिए हम क्या करें, A11 इज इक्वल टू क्या होगा, A11 इज इक्वल टू क्या होगा, जो हमारे पास X11 था उसको जो टोटल हमारे पास आउटपुट थी उससे डिवाइड करेंगे। मतलब यहां जो हमारे पास A11 के लिए क्या करेंगे, A11 फाइंड आउट करने के लिए जो X11 है इसको कैपिटल X1 से डिवाइड करेंगे तो वो मेरे पास A11 आ जाएगा। A12 के लिए क्या करेंगे, इस X12 को कैपिटल X2 से डिवाइड करें, जो यहाँ X2 होगा इससे डिवाइड करें, 2 सफिक्स है बाद वाली, उसके लिए X2 से। A13 के लिए X13 को कैपिटल X3 से डिवाइड करें, फिर इसी वे में इसको कैपिटल X1 से डिवाइड करेंगे तो A21, कैपिटल X2 से डिवाइड करेंगे तो A22, इसको कैपिटल X3 से डिवाइड करेंगे तो A23। इसी वे में X32 है, इसको अगर आप कैपिटल X2 से डिवाइड करोगे तो वो मेरे पास A32, इसको कैपिटल X1 से डिवाइड करोगे तो A31, इसको आप कैपिटल X3 से डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, A33। तो इस वे में हम जो ये हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं A11 A12 A13, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं और सिंप्लीफाई जाएगा, फाइंड आउट कर सकते हो। यानी A11 इज इक्वल टू क्या है, X11 अपॉन X1। और यहां से आप देखो, अगर मैं स्मॉल x11 है, स्मॉल x11 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं तो क्या होगा, A11 इंटू X1। यहां से मैं X12 की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो X12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A12 इंटू X2। A13 इज इक्वल टू X13 अपॉन X3 है, तो X13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A13 इंटू X3। तो ये जो मेरी वैल्यूज हैं X11 X12 X13, इनको अगर मैं पास X1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A11 X1 प्लस A12 X2 प्लस A13 X3 प्लस D1। लेकिन अगर इसमें देखो, अब मेरे पास X1 है, इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा, इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस A11 इंटू X1 माइनस माइनस A12 X2 माइनस A13 X3 इज इक्वल टू D1। मतलब X1 X2 X3 की फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई। X2 इज इक्वल टू A21 X1 A22 X2 प्लस A23 X3 प्लस D2। यहां से मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस A21 X1 प्लस 1 माइनस A22 X2 माइनस A23 X3 इज इक्वल टू D2। और इसी वे में जो ये थर्ड इक्वेशन है इसको भी आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ X1 X2 एंड X3। तो ये हमने यहां इनको लिखा, और ये अब हमारा जो मैट्रिसेस में हम पढ़ते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। जैसे वहां हमने कहा था ना AX इज इक्वल टू बी, AX इज इक्वल टू बी, बी जो है वो राइट साइड वाला पार्ट हो जाता था, X अननोन वाला A कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो उसी वे में दिस कैन बी रिटन एज दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस। यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो इसको मतलब इसको हम प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जनरली हमने यहाँ जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोल देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ ए बोला था, इस मैट्रिक्स को ए कहा था, तो हम अगर आई माइनस ए फाइंड आउट करते, आई माइनस ए, तो केवल जो डायगोनल एलिमेंट है, बाकी तो सबका माइनस साइन हो जाता, डायगोनल एलिमेंट में क्या जाता, 1 माइनस A11 1 माइनस A22 1 माइनस A1 1 माइनस A33, तो वो वाला पार्ट हो जाएगा। यानी ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या होता है, आई माइनस ए इंटू कैपिटल एक्स कह दिया इसको, कॉलम मैट्रिक्स जो है अननोन्स जो है उनकी फॉर्म में, इज इक्वल टू डिमांड वाले को हमने डी कह दिया, डिमांड वाले को डी कह दिया। जैसे वहां हम कहते थे AX इज इक्वल टू बी कहते थे, मैट्रिक्स मेथड जब पढ़ते थे, तो AX इज इक्वल टू बी में हम क्या कहते थे, X इज इक्वल टू A इनवर्स बी। इसी वे में यहां कह दिया I माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू डी है, तो X की वैल्यू क्या होगी, I माइनस ए इनवर्स इंटू डी, प्रोवाइडेड कि जो I माइनस ए का डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो, नॉन जीरो। क्योंकि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो उसका आप इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, इनवर्स कभी तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ये वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, पुट करेंगे,
अभी आप क्वेश्चंस में देखेंगे बिल्कुल इजी मेथड है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो ये ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट, या हम विच इज ऑल्सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स ए है इसको हम टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स बोलते हैं। और एक्स जो है, एक्स एक्स क्या है? मैट्रिक्स ऑफ टोटल आउटपुट, क्योंकि जो x1 x2 x3 क्या है? आउटपुट्स हैं। तो कैपिटल एक्स जो है वो क्या है? मैट्रिक्स ऑफ टोटल आउटपुट्स। और जो डी मैट्रिक्स है वो डिमांड का मैट्रिक्स है। तो डी इज द मैट्रिक्स ऑफ फाइनल डिमांड ऑफ ईच ऑफ द इंडस्ट्री एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, सबको पता है। तो इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट्स, जो इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट्स हैं उनको हम आल्सो क्या कह सकते हैं? टेक्निकल कोफिशिएंट। जो A11, A12, A13 है, इनको हम इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट्स भी कह सकते हैं, या हम चाहें तो इनको हम टेक्निकल कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। तो 10 का टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स जो है, ये ए मैट्रिक्स जो था, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स जो था, उसको हम मैट्रिक्स ऑफ टेक्निकल कोफिशिएंट्स भी कह सकते हैं। जो मैट्रिक्स ए जिसको हम टेक्निकल कोफिशिएंट कहते हैं, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स जिसको हम कह रहे थे टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, उसको हम मैट्रिक्स ऑफ टेक्निकल कोफिशिएंट्स भी कह सकते हैं। और जो ये आई माइनस ए जो मैट्रिक्स बनता है, आई माइनस ए जो मैट्रिक्स बनता है, इस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं? लियोनटिफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या कहलाता है? लियोनटिफ मैट्रिक्स। तो रिमार्क में जनरली अगर इन केस ऑफ मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ टू इंडस्ट्रीज, हम जनरली टू इंडस्ट्रीज और थ्री इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो टू इंडस्ट्रीज का क्वेश्चन होगा तो किस टाइप का बन जाएगा? सिंपल पार्ट है, जो आपके पास ए मैट्रिक्स होता था ना, उसमें माइनस साइन के साथ आ जाएगा 1 माइनस A11 माइनस A12 माइनस A21 1 माइनस A22, जो होता था ना A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स था। इन सबके साथ माइनस का साइन आ जाएगा और डायगोनल एलिमेंट में प्लस में 1 और आ जाएगा। ये आई माइनस ए मैट्रिक्स कहलाएगा। इनटू टू आउटपुट होंगी, टोटल आउटपुट x1 और x2, और ये इज इक्वल टू डिमांड भी d1 d2 होगी, यानी आई माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू डी। और अगर थ्री इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, ये एन की बात करते हैं, तो वही A11 A12 A1n A21 A22 A2n AN1 AN2 ANN आ जाता है, सबके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, सबके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल एलिमेंट है उनमें 1 प्लस हो जाएगा। ये आई माइनस ए है, ये आई माइनस ए है। और इनटू में कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल X1 कैपिटल X2 कैपिटल XN इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या है? डी मैट्रिक्स, आई माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू डी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होगा। और ये हमारे पास है सीमन हॉकिंस कंडीशन फॉर वायबिलिटी ऑफ सिस्टम, कि वो जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा। जो हम बात कर रहे हैं कि जितनी हम इनपुट से जो प्रोडक्शन होगी, जितनी डिमांड है वो इक्वल हो, प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों इक्वल हो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो, सप्लाई एंड डिमांड इक्वल हो। वो कब होगा? जब ये जो हमारे पास कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी, जिनको हम सीमन हॉकिंस कंडीशंस कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सीमन हॉकिंस कंडीशन, जो मैट्रिक्स है आई माइनस ए, जो आई माइनस ए आप मैट्रिक्स बनाते हैं, लियोनटिफ मैट्रिक्स, वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे कि डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो लियोनटिफ मैट्रिक्स का, वो क्या हो? ऑलवेज पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव है, और साथ में हम कहते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये भी सारे के सारे क्या हो? पॉजिटिव। डायगोनल एलिमेंट्स भी अगर पॉजिटिव हैं तो हम कहते हैं सीमन हॉकिंस कंडीशन जो है वो वाइबल होंगी, मतलब कंसिस्टेंट होगा हमारे पास सिस्टम। यानी 1 माइनस A11, 1 माइनस A11 पॉजिटिव, मतलब 1 इज ग्रेटर देन A11, या ये कह सकते हो A11 इज लेस देन 1, A22 इज लेस देन 1, A33 इज लेस देन 1। मतलब जो टेक्नोलॉजी कोफिशिएंट्स जो मैट्रिक्स बनता है हमारा, उसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं A11 A22 A33 A44, वो अगर लेस देन 1 है तो हमारे लेस देन 1 हो, और जो ये लियोनटिफ मैट्रिक्स है इसका जो डिटरमिनेंट है अगर ये पॉजिटिव है, तो हम कहते हैं कि सीमन हॉकिंस कंडीशन जो है वो वायबल होंगी फॉर द सिस्टम। और अगर इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो हम कहते हैं सिस्टम इज नॉट वायबल, कि सिस्टम जो है वो वायबल नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन है। अभी आप जब सॉल्व करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यही है हमारे पास यहाँ आउटपुट इनपुट, ये जो वैल्यू है आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, ये फर्स्ट इंडस्ट्री को, ये सेकंड इंडस्ट्री को,
तो यानी ये x11, x12, x13 नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ये x21, x22, ये d1, ये d2। कैपिटल X1 क्या कहते थे, कैपिटल X1, इन सबको ऐड कर दोगे। कैपिटल X1 का क्या मतलब था, इन सबको ऐड कर दोगे। कैपिटल X2 का क्या मतलब है, इन सबको ऐड कर दोगे, X1 X2 आ जाएंगे। तो ये आपके पास फॉर द फॉलोइंग इनपुट टेबल राइट द टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स मतलब आपने क्या करना है, A11, A12, A21, A22 फाइंड आउट करने हैं। और इनके लिए आपको पता ही है क्या कहोगे, वही कैपिटल X1 की वैल्यू क्या होगी, टोटल आउटपुट क्या होगा, 50 प्लस 150 प्लस 200, ऐड कर सकते हो, 400 हो जाएगा। कैपिटल X2, कैपिटल X2 क्या होगा, 100 प्लस 75 प्लस 100 यानी 275। तो ये आपके पास टेबल फॉर्म हो जाएगी, इनपुट आउटपुट मॉडल टेबल। वही पहले वाले यहां तक का पार्ट सेम है, टोटल आउटपुट और लिख देंगे 400 और 275। भाई अब यहाँ A11 इजिकल टू क्या होगा, जो ये 50 है, 50 इसको किससे डिवाइड करोगे, X1 से, यानी 400 से डिवाइड करोगे। फिर A12 फाइंड आउट करोगे, A12 के लिए क्या करोगे, 150 को किससे डिवाइड करोगे, X2 से, X2 मतलब 275 से। फिर यहां से आप क्या फाइंड आउट करोगे, A21 के लिए क्या करोगे, ये जो 100 है, 100 इसको किससे डिवाइड करोगे, X1 से, X1 यानी 400 से। और इसी वे में यहां से जो A22 फाइंड आउट करोगे, क्या करोगे, 75 को 275 से डिवाइड करोगे, और ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। A11 में X1 से डिवाइड किया, A12 में X2 से डिवाइड किया, A21 में X1 से डिवाइड किया, A22 में X2 से डिवाइड किया। ये आपके पास A11, A12, A21, A22 इनकी वैल्यूज आ जाएगी, और उससे जो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स जो है A इजिकल टू A11, A12, A21, A22, 1/8, 6/11, 1/4, 3/11। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन फॉर ए 3 सेक्टर इकोनॉमी। 3 सेक्टर इकोनॉमी है, 3 इंडस्ट्रीज हैं हमारे पास विद प्रोडक्शन सेक्टर 1 2 3। सेक्टर 1 2 3 ये फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए ये वैल्यूज हैं, यानी ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, X11, X12, X13, X21, X22, X23, X31, X32, X33, ये D1, D2, D3 ये वैल्यूज गिवन है। आपसे क्या कहा गया है, फाइंड द टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट का मतलब क्या होता है, कैपिटल X करते हो, क्या करते हो, इन सबको ऐड कर दोगे, इन सबको ऐड कर दोगे तो X1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर इन सबको ऐड कर दोगे, इन सबको ऐड कर दोगे तो X2 आ जाएगा, इन सबको ऐड कर दोगे तो X2 आ जाएगा, और इन सबको ऐड कर दोगे तो X3 हो जाएगा। तो पहले वाला पार्ट खत्म। सेम वे में सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में टोटल आउटपुट में सबको ऐड किया 880, X1 आ गया, सबको ऐड किया, सेकंड जो रो है उसको ऐड कर दिया सबको, थर्ड में सबको ऐड किया, वो X3 आ गया। तो ये मेरे पास क्या है, पहला पार्ट, फाइंड द टोटल आउटपुट ऑफ द सेक्टर्स। टोटल आउटपुट आ गई। सेकंड क्या है मेरे पास, सेकंड मुझे क्या करना है, टेक्निकल कोफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं। टेक्निकल कोफिशिएंट के लिए आप देखें, जनरली ये जो वैल्यूज हैं मेरे पास, यहां से मैं क्या करूंगा, जैसे यही मेरे पास मैट्रिक्स था, अगर मैं कहूं तो यहां से आप देख सकते हो, ये जो X1 की वैल्यू फाइंड आउट की, क्या आई X1 की वैल्यू 880, 1024, और थर्ड जो वैल्यू है 1232, 1232। आपने क्या करना है कि यहां से A11 फाइंड आउट करोगे, A11 क्या करोगे, इस वैल्यू को किससे डिवाइड कर दोगे, 880 से। A12 के लिए क्या करोगे, इस वैल्यू को A12 कह रहे हैं ना, तो 2 वाला यानी 1024 से डिवाइड कर देंगे। फिर A13 के लिए क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको X3 यानी 1232 से डिवाइड कर देंगे। इसी वे में यहां से A21 के लिए इस वैल्यू को 880 से डिवाइड करेंगे। A22 के लिए इस वैल्यू को X2 1024 से डिवाइड करेंगे। A23 के लिए इसको X3 यानी 1232 से डिवाइड करेंगे। फिर ये A31 इसको 880 से डिवाइड करेंगे। फिर A32 इसको 1024
2 4 यानी x2 से डिवाइड करेंगे, A33 के लिए इसको 1 2 3 2 से डिवाइड करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास A11 A12 A13 इनकी वैल्यूज आ जाएंगी, यही लिखा गया है। ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 की वैल्यूज कैलकुलेट आप कर सकते हैं। और इसके बाद ये कोफिशिएंट्स थे। अब टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, तो वही जो वैल्यूज फाइंड आउट की हैं उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दो। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, लियोनटिफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करो। लियोनटिफ मैट्रिक्स क्या था, I माइनस ए आपके पास है, I में से A को माइनस कर दो, लियोनटिफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, I माइनस ए मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस A मैट्रिक्स। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो 1 में से माइनस हो जाएंगे, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साथ माइनस साइन आ जाएगा। 1 माइनस 0.2 0.8 1 माइनस 0.1 0.9 1 माइनस 0.2 0.8 और बाकी जो भी वैल्यूज हैं ये तीनों वैल्यूज और ये तीनों वैल्यूज इनके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लियोनटिफ मैट्रिक्स। इसके बाद वेरीफाई सीमन हॉकिंस कंडीशन। सीमन हॉकिंस कंडीशन के लिए क्या करना होता है, I माइनस ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है और वो जो डायगोनल एलिमेंट्स आए थे वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो I माइनस ए का डिटरमिनेंट आप सॉल्व कर सकते हो, क्या करते हो 0.8 यानी क्या लिखते हो 0.8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हो, 0.9 माइनस 0.3 माइनस 0.5 0.8 फिर माइनस 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 प्लस 0.3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा इंटू इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ोगे तो माइनस 0.4 माइनस 0.4 माइनस 0.3 माइनस 0.3 और 0.8 फिर माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस यानी माइनस 0.2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दें, पॉइंट माइनस 0.4 0.9 माइनस 0.3 माइनस 0.5 और 0.8 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट 0.3 इंटू क्रॉस प्रोडक्ट माइनस 0.2 इंटू क्रॉस प्रोडक्ट। सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें और ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी और इसका मतलब सीमन हॉकिंस जो कंडीशन है फॉर द वायबिलिटी ऑफ सिस्टम इज वेरीफाइड, क्योंकि इसने साथ में पहले मेंशन कर दिया हमने, वी ऑब्जर्व दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल आर पॉजिटिव, क्योंकि ये जो डायगोनल एलिमेंट है एक तो ये डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव होने चाहिए और जो डिटरमिनेंट होगा I माइनस ए का वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब सीमन हॉकिंस कंडीशन जो है वो वायबिलिटी ऑफ सिस्टम है हमारे पास, तो ये वेरीफाइड होंगी और यही हम करना चाहते थे इसमें। सो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें वीडियो को। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा और कुछ और एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।